हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बिस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी का लेक्चर नंबर 4 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेके आए हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे विशेष शब्द जो अकाउंट्स में बार बार यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्या होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन? जब भी कोई लेन देन दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है, जब भी कोई लेन देन दो लोगों के बीच में होता है किस चीज का, या तो वो सर्विस का हो सकता है या मनी का हो सकता है। जो भी लेन देन दो लोगों के बीच में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या? जैसे इसमें हम क्या हो सकता है, अगर हम कोई गुड्स परचेज करें तो भी इसमें कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे, एक बेचने वाला होगा, एक खरीदने वाला होगा। ठीक है, ऐसी अगर हम क्या करें, सेल्स करें, तो इसमें भी दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। ठीक है, अगर हम किसी को सैलरी पेड करें तब भी इसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे, एक सैलरी देने वाला और एक लेने वाला। कुल मिला के जो भी लेन देन दो लोगों के बीच में होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट की लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो भी बिजनेस से रिलेटिव ट्रांजैक्शन, ठीक है, केवल बिजनेस से रिलेटिव ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में क्या होंगे दो लोगों के बीच में हो रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई भी लेन देन जो बिजनेस से रिलेटिव होगा, कोई भी लेन देन जो बिजनेस से रिलेटिव होगा, जिसको हम मेजरमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, ये भी ध्यान रखें कि वो लेन देन जो भी होंगे वो मेजरमेंट होंगे किसमें? मनी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ठीक है, कुल मिला के दो लोगों के बीच, बिजनेस में दो लोगों के बीच होने वाले कोई भी लेन देन, ठीक है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकेंगे किसमें? मनी में, उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड वर्ड आता है अकाउंट्स। अकाउंट, जब हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी पढ़ा था तो उसमें हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, फिर उसको मनी में मेजरमेंट किया था, फिर उसके बाद हमने क्या किया था? जर्नल में हमने उसको रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद हमने उसको क्लासिफाई किया था किसमें? लेजर में। ठीक है, हर किसी के अलग अलग लेजर हमने बनाए थे। जैसे अगर हम बोले सेल्स अकाउंट, इसमें हम सेल्स से रिलेटेड सारी चीजें लिख रहे थे। दूसरा परचेज अकाउंट, ठीक है, फिर सैलरी अकाउंट, फिर रेंट अकाउंट। ये जितने भी हम अलग अलग सेपरेट लेजर बनाएंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, समझना? जितने भी हम सेपरेट लेजर बनाएंगे हर किसी के अलग अलग, उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंट्स बोलेंगे। ठीक है, थर्ड कैपिटल। ठीक है, जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को ओपन करेगा तो उसमें वो एक साथ बहुत सारा पैसा लगाएगा। ठीक है, तो उसको एक साथ में बहुत सारा पैसा बिजनेस में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो पैसा एक साथ बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा स्टार्टिंग में, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्रोप्राइटर होगा जब वो अपना बिजनेस ओपन करेगा तो उसको बिजनेस ओपन करते वक्त ज्यादा पैसा चाहिए। कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते तो उसमें बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ज्यादा पैसा चाहिए होता है, जिसको हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो भी पैसा हम बिजनेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे।
ठीक है, जो भी पैसा बिजनेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अभी कैपिटल या तो वो क्या इन्वेस्ट करेगा, इसमें कैश इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, और प्लस इसके साथ में वो गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है। गुड्स का मतलब जिस चीज का बिजनेस करता है वो भी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है, और कोई असेट्स भी, ठीक है। अगर उसके पास पहले से कोई असेट्स है, जैसे मान ले जाए वो अपनी बिल्डिंग में ही बिजनेस ओपन करना चाहता है, तो बिजनेस जो बिल्डिंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, असेट्स हो जाएगी, किसकी, बिजनेस की, क्योंकि उसने ट्रांसफर कर दिया किसको, बिजनेस को। तो ये सारी चीजों को जोड़ के भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसने बिजनेस स्टार्ट करके दो चीजों का यूज किया, एक तो इसने 2 लाख रुपीज की कैश इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में, और 1 लाख रुपीज का गुड्स इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 3 लाख। इसको हम कैपिटल बोलेंगे, जो ये बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हो गई कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वर्ड आता है ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स, ड्राइंग क्या होती है, जब कोई प्रोप्राइटर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। जब कोई प्रोप्राइटर यानी कि जो बिजनेस का ओनर होगा वो अपने पर्सनल यूज के लिए या तो कैश विड्रॉ करेगा या गुड्स विड्रॉ कर लेगा, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। अगर मान लीजिए जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया था उसने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीज की कैश लगाया था, 1 लाख रुपीज का गुड्स लगाया था बिजनेस में, तो 3 लाख ने इन्वेस्टमेंट किया था। अब मान लो उसको बीच में कैश और गुड्स की कुछ पर्सनल यूज के लिए जरूरत पड़ी है, तो उसने क्या किया, इसमें से मान लो 20,000 का गुड्स और 20,000 का कैश और 10,000 का गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले लिया है बिजनेस। तो इसका मतलब इसने बिजनेस से कितना पैसा ले लिया, कितना अमाउंट ले लिया, टोटल 20,000 का कैश और 10,000 का गुड्स ले लिया। तो इसका मतलब उसने 30,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। तो इसकी कैपिटल कितनी बची, 2,70,000। तो इट मीन्स जब कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स को विड्रॉ करता है, तो उस कंडीशन में उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने अभी देखा इसकी कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, इसमें से पर्सनल यूज के इसने जो अमाउंट निकाला उसको हमने डिडक्ट कर दिया है, तो इसकी अब जो कैपिटल बची आज की डेट में वो कितनी बची, 2,70,000, ठीक है। समझ में आया कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल मीन्स जब कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को ओपन करते वक्त जो पैसा या उसमें जो गुड्स स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ड्राइंग मीन्स अगर कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कैश या गुड्स विड्रॉ करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग, ठीक है। अब अगला स्टेप है लायबिलिटीज। लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर बोझ, बर्डन जिसको हम बोलते हैं। बर्डन का मतलब जो उसने दूसरों को पैसा देना, ठीक है। बर्डन मीन्स जो हमने बोझ जिसको हम बोलते हैं कर्ज का बोझ, ठीक है। अगर हम बोले हिंदी में तो कर्ज का बोझ, यानी कि जो पैसा हमने दूसरों से ले रखा है वो हमें वापस करना है, ठीक है। जो भी पैसा हमने दूसरों से ले रखा है वो हमें वापस करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। यानी कि जो पैसा हमने दूसरों को देना है, ठीक है, जो पैसा हमने दूसरों को देना है उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। ये पैसा हमने कैसे कैसे देना हो सकता है, या तो हमने किसी से लोन लिया होगा तो हमें पैसा वापस करना पड़ेगा, या हमने किसी से उधार में कुछ खरीदा होगा, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, या तो हमने किसी से पैसा लिया होगा, लोन लिया होगा, तो भी हमें पैसा को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, या हमने किसी से कुछ उधार खरीदा होगा तो भी हमने उसको पैसा देना होगा जिससे खरीदा होगा। तो ये सारी चीजें जो भी पैसा हमने दूसरों को देना है, चाहे वो हमने बैंक लोन लिया है, किसी से पर्सनल लोन लिया है, या हमने किसी से गुड्स परचेज किया है उसके बदले में पैसा देना है, जो भी पैसा हमने दूसरों को देना है, जो भी पैसा हमने दूसरों को पे करना है उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज बोलेंगे। अब ये पैसा हमने कई रूपों में देना हो सकता है, या तो किसी से लोन लिया हो, या किसी से कोई गुड्स परचेज किया हो, या किसी से हमने कोई सर्विस ले रखी हो, ठीक है। सर्विस लेने का मतलब यानी कि हमने
किसी को हमने सैलरी पे करनी हो, किसी को हमने वेजेस पे करनी हो, यानी कि अभी पे नहीं कर रही, पे करनी है उसको, यानी कि पैसा देना हो, तो उसको हम किस में लेंगे, लायबिलिटीज में लेंगे। ठीक है। अब ये लायबिलिटी दो तरीके की होती है, जिसमें से पार्ट, इसके दो पार्ट। ठीक है। पहला पार्ट है इसका, जिसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, और दूसरा पार्ट है नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है। एक है करंट लायबिलिटीज, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज। ये करंट लायबिलिटीज मीन्स क्या होता है? करंट लायबिलिटी मीन जो पैसा हमने किसी और को देना है लेकिन बिफोर 1 ईयर। ठीक है। ऐसा पैसा जो हमने किसी और को देना है लेकिन बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले पहले। समझ में आया? ऐसा पैसा जो हमने किसी अदर पर्सन को देना है लेकिन कब, बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले पहले जिस भी लायबिलिटी का हमने पेमेंट करना है, यानी कि जो भी पैसे का पेमेंट हमने दूसरों को करना है 1 साल से पहले पहले, उसको हम लेंगे करंट लायबिलिटी में। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स इसका अपोजिट, यानी कि जो पैसा हमने दूसरों को देना है लेकिन 1 साल के बाद। ठीक है, समझ में आया? 1 साल से पहले और 1 साल के बाद। ये वाला जो करंट लायबिलिटी है, इसमें हमने जो पैसे का पेमेंट करना होगा वो 1 साल से पहले पहले करना होगा। और नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स जिसका पेमेंट हमें जो करना है, यानी कि जो हमें पेमेंट दूसरों को करना है उसका पेमेंट हम 1 साल के बाद करेंगे, तो उसको हम लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप है असेट्स। असेट्स मीन्स ये बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। और ये किसी न किसी रूप में बिजनेस को हेल्प करते हैं। ठीक है। ये बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं और किसी न किसी रूप में बिजनेस को हेल्प करते हैं। ठीक है। अब क्या क्या है ये असेट्स? इस असेट्स में जो भी हमारे पास कैश पड़ा होगा वो भी बिजनेस की असेट्स। असेट्स का मतलब संपत्तियां, जो भी बिजनेस के पास अपनी पर्सनल असेट्स होंगी। ठीक है। बिजनेस की असेट क्या क्या हो सकती है? बिजनेस के पास अपना कैश हो सकता है, अपना बैंक में अकाउंट हो सकता है, उसमें बैंक में पैसा हो सकता है जो बैंक हो गया। उसके बाद अपने पास जो स्टॉक होगा उसको हम स्टॉक में लेंगे। उसके बाद जो भी पैसा किसी और ने बिजनेस को देना है उसको हम डेटर में इंक्लूड करेंगे। और ठीक है, जो भी बिजनेस, जिस चीज का वो बिजनेस करता है उसका स्टॉक पड़ा होगा तो उसको हम स्टॉक में इंक्लूड करेंगे। तो ये सारी चीजें बिजनेस की एसेट्स होंगी। जो भी बिल्डिंग, फर्नीचर हमारे बिजनेस के पास पड़ा होगा वो सारी चीजें एसेट्स में इंक्लूड होंगी। ठीक है, इसको हम एसेट्स बोलते हैं। तो सेम कंडीशन, जैसी लायबिलिटीज 2 तरीके की हो सकती है वैसे एसेट्स भी 2 तरीके की हैं। ठीक है, एसेट्स भी 2 तरीके की होती है। ठीक है। असेट्स का मतलब जो भी बिजनेस की संपत्तियां होंगी। ठीक है, यानी कि जो भी बिजनेस के पास चीजें हैं, थिंग्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? असेट्स। जिसमें क्या क्या आ जाता है? कैश जो बिजनेस के पास होगा, बैंक में जो बिजनेस का पैसा होगा, उसके पास जितने का फर्नीचर होगा, जितने कंप्यूटर होंगे। ठीक है। और जो भी ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीजें उसके ऑफिस में होंगी वो सारी चीजें उसकी असेट्स होंगी। ये असेट्स भी 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है करंट असेट्स, सेम कंडीशन। ठीक है, करंट असेट्स। और दूसरा नॉन करंट असेट्स। ठीक है। अभी मैंने बोला आपको कि जो असेट्स होती हैं वो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से बिजनेस को हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जो हमारा बिजनेस है वो गुड्स, किसी गुड्स को हमें सेल्स और परचेज करना है। मान लीजिए हमारे पास क्लोथ्स का बिजनेस है। ठीक है, तो हमें क्लोथ्स को क्या करना पड़ेगा? अपने शोरूम से लेके, जहां हमारा शोरूम होगा, जहां हम अपने क्लोथ्स को रखेंगे, वहां से
जो हमारे परचेजर होंगे, जो भी लोग हमसे उस क्लोथ को परचेज करेंगे, तो वहां तक हमें वो क्लोथ को पहुंचाना होगा। तो उसको पहुंचाने के लिए मान लीजिए हमें डिलीवरी वैन चाहिए, तो हमें खरीदनी पड़ेगी। डिलीवरी वैन खरीद ली हमने, तो वो क्या करेगी, बिजनेस को हेल्प करती है। और दूसरी तरफ वो क्या होगी, फर्म के लिए यानी कि हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी, असेट्स से होगी। तो जो असेट्स होती हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिससे बिजनेस को हेल्प मिलती है, मैंने आपको बता दिया था। तो करंट असेट्स क्या होती है और नॉन करंट असेट्स क्या होती है। करंट असेट्स का मतलब ऐसी करंट असेट जो या तो ऑलरेडी कैश में हो, ठीक है, या तो ऑलरेडी कैश में हमारे पास हो, या बिफोर 1 ईयर, ठीक है, या तो ऑलरेडी कैश में हो या बिफोर 1 ईयर हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास, या तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से कैश हो, दूसरा जो पैसा बिजनेस का बैंक में जमा है उसको भी 1 ईयर बिफोर 1 ईयर का निकाल सकती है, ठीक है, प्लस डेटर, ये इसको यहां पर बी साइलेंट होता है, ध्यान रखें, इसको डेप्टर नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेटर, ये बी साइलेंट होगा, ठीक है। तो डेटर हो गया, प्लस बिल्स रिसीवेबल हो गया, ठीक है, प्लस स्टॉक हो गया, प्लस और क्या हो सकता है, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। कैश जो ऑलरेडी हमारे पास कैश में है, बैंक जो पैसा बैंक में जमा है उसको भी हम निकाल सकते हैं। डेटर्स, डेटर्स का मतलब अभी हमने ऊपर वाले करंट लायबिलिटी हमने क्रेडिटर को समझा था। क्रेडिटर का मीन्स मैंने बताया था आपको, जो पैसा हमने दूसरों को पे करना है। डेटर्स मीन्स क्या होगा, डेटर्स मीन्स जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रखा है, ठीक है, जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रखा है और उसने हमें पैसा देना है, यानी कि जिन जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, समझ में आया, जिन लोगों को हमने गुड्स क्रेडिट में सोल्ड कर रखा है, यानी कि उधार में भेजा है और उन लोगों ने हमें पैसा देना होगा, तो इसका मतलब हमने लेना है, तो जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, ठीक है, यानी कि जिन लोगों से बिजनेस ने पैसा लेना है वो सब क्या होंगे, डेटर होंगे। तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डेटरों से भी पैसा ले सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जो हमें मिलने हैं। स्टॉक, अगर बिजनेस जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं हमारे पास उसका स्टॉक पड़ा हुआ है तो भी पैसे की जरूरत, कैश की जरूरत पड़ने पर हम स्टॉक को भी सोल्ड कर सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने बिफोर 1 ईयर के लिए कर रखा हो उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट में लेते हैं। तो ये भी अगर 1 ईयर से कम का है तो ऑलरेडी किसमें आ जाएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट भी करंट एसेट्स, ये हमारी होती है करंट एसेट्स। इट मींस ऐसे एसेट्स जो बिफोर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हम बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स, ये नॉन करंट एसेट्स 2 तरीके की होती हैं। एक तो इसमें हम लेते हैं, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया है, नॉन करंट एसेट्स, इसको हम भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक पार्ट हो गया इसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा पार्ट होता है फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। ठीक है, 2 पार्ट इसके, 2 पार्ट हो गए। एक तो हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया फिक्स असेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है पैसा, लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए, है ना, यानी कि जो पैसा हमने मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए, तो उसको हम किस में लेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लेंगे। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स का मतलब जो चीजें जिसको हम ऐसी, हमारे पास जो ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स में क्या क्या आती हैं, अभी फिक्स एसेट्स भी, अब फिक्स एसेट्स का मतलब होता है हमारी स्थायी संपत्तियां, ठीक है।
सारी संपत्तियां जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी आता है। लेकिन इसको भी हमने दो भागों में बांट रखा है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को आपने समझ लिया है कि ये 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिक्स एसेट्स भी हम दो भागों में लेते हैं। एक तो लेते हैं हम टेंजेबल फिक्स एसेट्स, यानी कि टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स एक तो हो गया हमारा टेंजेबल एसेट्स, है ना, और दूसरा होता है इनटेंजेबल। इंटेंजेबल एसेट्स, ठीक है। ये टेंजेबल एसेट्स का मीन्स होता है कि ऐसी एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स एसेट्स है। इसको हम करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नहीं लेंगे, ठीक है। एसेट्स का मतलब ऐसी संपत्तियां जिसको हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं, जिसमें हमारी बिल्डिंग आ जाती है, जिसमें फर्नीचर आ जाता है, जिसमें मशीनरी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंड हो गया, ये सारी चीजें हमारी फिक्स एसेट्स के टेंजेबल पार्ट में आती हैं, यानी कि ऐसी फिक्स एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं और टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स मींस जो अदृश्य संपत्तियां हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो बिजनेस की एसेट्स होती हैं, जिसमें आता है गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या होता है कि गुडविल अगर हमारी गुडविल अच्छी होगी तो हमारा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, होता है ना ऐसा। कहीं पर जगह की गुडविल होती है, जैसे मान लीजिए कोई दुकान अच्छी जगह होगी तो ज्यादा चलती है मार्केट में। अगर आप मार्केट में कोई शॉप ओपन करेंगे तो वो ज्यादा चलेगी, अगर किसी बैकवर्ड एरिया में खोलेंगे तो कम चलेगी। तो इसका मतलब मार्केट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मार्केट की गुडविल अच्छी है। ऐसे ही किसी की पर्सनल गुडविल होती है, तो इन सारी चीजों को हम गुडविल में लेते हैं। ये किस में आती है? इंटेंजिबल एसेट्स में। ये अदृश्य संपत्तियां होती है जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ये सब किस में आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। ये चीजें समझ लेना आप लोग। बाकी इससे आगे के जो बेसिक टर्म्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।